नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चतुर्थ भाव का अन्य भावों से क्या संबंध है। कुंडली का चतुर्थ भाव किसी दूसरे संबंधी के बारे में क्या-क्या जानकारी हमें दे सकता है। एक बात सदैव याद रखनी है, जब भी हम अपनी कुंडली से अपने संबंधी के विषय में जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो वो विषय सदैव हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। वो हमारी बात है जो उससे संबंधित है। अगर हमें ये जानना है कि मेरे मामा का मेरे जीवन पर प्रभाव, तो फिर मैं अपनी कुंडली से उसका अंदाजा लगाता हूं। लेकिन मामा को कोई किसी प्रकार का लाभ है, उनको किसी प्रकार का, क्योंकि हर प्रकार से जो मेरी कुंडली में रिफ्लेक्ट होता है, चाहे मेरे मामा को किसी लॉटरी में फायदा मिला है, लेकिन अगर उसका फायदा मेरी कुंडली में दिखाई देता है, इसका अर्थ है कि उस फायदे से मेरा भी कहीं ना कहीं यश, मान या हमारे कुटुंब या हमारी संपदा में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर मेरे मामा को सट्टा में कुछ वो जीत जाते हैं, वो मेरी कुंडली में दिखाई नहीं देता है, तो उसका मुझे किसी भी प्रकार से, चाहे मैं उसके यश की बात करूं, उसका स्टेटस के रूप में इस्तेमाल करने की बात करूं, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। तो और चौथा भाव बहुत कुछ कहता है। कई दफा हम इसको खाली सुख बोलकर हल्का सा समझते हैं। वास्तव में तो देखिए, संसार में हम आए हैं और एक वाक्य आपने कई दफा सुना होगा कि भाई, सुख का सुविधा से कोई भी लेना देना नहीं है। हम जब जीवन में सुविधाओं की बात करते हैं, जीवन में ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन की बात करते हैं कि भाई मुझे एक्यूमुलेट करनी है ये चीजें, वो हम दूसरे भाव से अंदाजा लगाते हैं। तो क्या किसी चीज के एक्यूमुलेशन से, किसी चीज के हमारी संपदा के उपभोग से क्या वास्तव में सुख मिल सकता है? वो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर चतुर्थ भाव बली है तो हमें बिना संपदा के उपभोग के भी जीवन में अच्छा खासा सुख मिलता है। इसे एक प्रकार से परमानंद भी कहा जाता है। यानी सुख जब बढ़ जाता है तो फिर हम चाह करते हैं ईश्वर को पाने की। यानी जितने भी बड़े बड़े कोई नए एक भक्ति की नींव रखने वाले महान भक्त हुए, उनके भी जीवन में चतुर्थ भाव का बल साफ साफ देखा जा सकता है। और कई लोग इस परमानंद वाले पार्ट से थोड़ा बचते भी हैं। उनको लगता है कहीं यार ये परमानंद लेवल पर चला गया तो हम तो संसार के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसका इससे कोई भय वाली बात नहीं। हर प्रकार से ये शुभ ही माना जाएगा। जब हम इसको 4 8 12 में गिनते हैं तो कई दफा लोगों के मन में ये भय बैठ जाता है कि भाई 4 8 12 में क्यों गिना जा रहा है। ध्यान दीजिए, अगर आज से 1000 2000 साल पहले की बात करते थे तो फिर हम ईश्वर को पाने के लिए वन गमन और या अष्टांग योग इस प्रकार के सिद्ध होने की बात करते थे। लेकिन आज कलिकाल में 4 का ही महत्व सबसे ज्यादा है। और अगर हम चौथे भाव से ही उस महत्व को समझ, यानी अपने घर में ही ईश्वर का खाली ध्यान भर करें, तो वो हमारा भवन ही हमारे लिए मोक्ष कारक माना जाएगा। मोक्ष की नींव रखने वाला चतुर्थ भाव होता है। और अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो फिर आगे चलकर आपको समस्याएं आनी ही है। क्लियर? तो हम जीवन को ठीक ठीक किसी व्यक्ति ने पूछा है, ठीक है, उसकी दृष्टि से तो देख रहे हैं कि भैया उसने वो जो जानना चाहता है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर का, एक ज्योतिषी का ये भी नजरिया होना चाहिए कि भाई तू खाली ये मत समझ कि जीवन में तुझे सदैव 11वें भाव से ही कुछ लेना देना है। तुझे मोक्षा हाउसेस से भी बहुत कुछ लेना है। इनफैक्ट एक एक लेवल ऐसा आता है तब वो समझ जाता है कि यार ये सारी चीजें मेरे साथ जाने वाली नहीं है जब तक मैं अपने जीवन में उस परम सुख को, परमानंद को नहीं जान लेता हूं। सब कुछ व्यर्थ सा दिखाई देता है। तो उसकी नींव कहां रखी जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस हमारे विद्या की भी बात करता है। इसमें भी अब बड़ा कंफ्यूजन है। कोई बोल रहा है कि भाई इससे डिग्री सर्टिफिकेशन देखो। इसका डिग्री सर्टिफिकेशन से कोई महत्व नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनको हम मानते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं। देखिए, अभी मैं किसी पर व्यंग्य नहीं कस रहा हूं। किसी देश में हमने कहा कि भाई इतने लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे माने बैचलर डिग्री उन्होंने की हुई है, लेकिन उनको सच में क्या वो ज्ञान है विषय का? कभी उनको पूछा जाए कि भाई आपने इतिहास के बारे में पढ़ा है, तब आपको यूनिवर्सिटी ने आपको बाकायदा डिग्री दी है,
तो अगर आप उस विषय में थोड़ा गंभीर अध्ययन करें, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें, आपको ज्ञान है? कहता जी ज्ञान नहीं है मुझे, उस विद्या के विषय में मैं जानता नहीं हूं। तो अगर हम बात करते हैं 1000-2000 साल पहले इसकी महत्ता कम, इसकी महत्ता ज्यादा थी। लेकिन आज हम किसी व्यक्ति को उसके डिग्री के दम पर टटोलते हैं तो पंचम भाव। लेकिन अगर मुझे अंदाजा लगाना है, आपको किसी का अंदाजा लगाना है, तो 4 को भी शामिल करना पड़ेगा। इनफैक्ट 4 को जरूर शामिल करना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि सर मैं पीएचडी लेवल हूं, हमने देखा उसका पंचम भाव अच्छा है, 9th हाउस भी अच्छा है, 4th हाउस ज्यादा अच्छा नहीं है। तो हमें यही लग रहा है कि भाई उसने जीवन में सारा अपनी, जिसको हम आज के समय पर बड़ी प्रैक्टिकल सोच बोल देते हैं कि भाई ये तो व्यावहारिक ज्ञान है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मोक्षा को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये प्योरिटी को भी बताता है कि भाई हमने खाली डिग्री के लिए पढ़ाई की है या हमने पढ़ने के लिए पढ़ाई की है। ये एकदम अलग विषय है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो पढ़ रहा है उसका चतुर्थ भाव अवश्यम भावी है, मजबूत होना चाहिए। और अगर वो सिर्फ समाज के लिए पढ़ रहा है, उसको कोई स्टेटस में उसका फायदा लेना चाहता है, आय बढ़ाना चाहता है, तो पंचम भाव। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये विषय तो आप ऑलरेडी जो चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते ही हैं, क्योंकि अगर आपने हमारे पुराने वीडियो चाहे भृगु संहिता के वीडियो देखे होंगे, या अगर आप एस्ट्रो ज्योतिष में जो प्लेलिस्ट है वहां भी हमने चतुर्थ भाव को काफी डिटेल से बताया है। लेकिन आज मुख्य रूप से हम चतुर्थ भाव का दूसरे भावों के साथ क्या संबंध बन सकता है। हालांकि संबंध तो अनगिनत बन सकते हैं, लेकिन आपको पता है समय सीमा निर्धारित है और हम धीरे धीरे ही चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन से उस चट्टान में निशान, आपने सुना होगा करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, यानी उस पत्थर पर, उस ग्रेनाइट की चट्टान पर एक रस्सी लगातार चलती जाए तो उस ग्रेनाइट की चट्टान पर भी ऐसा निशान पड़ जाता है जो किसी खड़ग से, किसी कृपाण से, किसी तलवार से नहीं बनाया जा सकता है। हम वही करेंगे। हम कोई बहुत ज्यादा, हम खुद ही मानते हैं कि हमारे वेपन्स कोई बहुत शार्प नहीं है, हम अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानते हैं, हम 0/0 मानते हैं अपने आप को। लेकिन हमारी ताकत क्या है? अभ्यास। और हम लगातार निरंतर अभ्यास करेंगे, अथक प्रयास, अथक यानी बिना थके हुए जानने का प्रयास करेंगे। तो चतुर्थ भाव ना सिर्फ सांसारिक सुख, ये हमारे पारलौकिक सुख की भी नींव रखता है। और इसको पंचम भाव से देखें तो पांचवें भाव से ये 12 पड़ता है। हर देवता का कोई ना कोई रेलेवेंस होता है, चाहे हम उसको बुरा मानते हो चाहे अच्छा मानते हो। इसीलिए किसी भाव को अपने माइंड में बुरा समझकर नहीं पढ़ना है कि भाई हम कह देते हैं सामान्यतः कंपैरेटिवली, लेकिन अष्टम भाव भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अष्टम भाव से ही वो सिरमौर बने हैं। क्लियर हो गया? सिरमौर यानी उनके आसपास भी कोई नहीं फटक सकता, इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने समाज को टैकल किया। यानी आप खुद समझ सकते हैं, राहु का अलग बल है, बृहस्पति का अलग बल है। एक दृष्टि से हम उनको शुभ अशुभ मान रहे हैं, लेकिन जब अपने बल पर कोई आ जाता है तो क्या वायुदेव, क्या अग्निदेव, क्या पवन, माने सभी अपने आप में यानी वरुण देव, सभी अपने आप में श्रेष्ठ श्रेष्ठ माने जाएंगे। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि भाई 12वें का संबंध आ रहा है तो बुरा ही आएगा। देखिए, जब कभी भी कोई प्लैनेट इससे 12 बैठा है, लेकिन वो सबसे पहले क्या चीज देखनी होती है, हमें यह देखना होता है कि प्लैनेट मित्रवत होकर बैठा है या शत्रुवत होकर बैठा है। ये मुख्य विषय रहता है भाई। जैसे यहां का स्वामी अगर यहां बैठा है तो ये अपने से 12 बैठ गया, लेकिन अपने से 12 बैठ गए, लेकिन अगर वो मित्रवत बैठा है, मित्रवत मतलब जैसे हम जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है, हालांकि सभी चार्ट में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम्पल चार्ट में फिलहाल जैसे चंद्रमा का घर है, ये सूर्य का घर है, तो जब सूर्य अपने से 12 होकर बैठ रहा है तो सामान्यतः दिमाग में आता है अरे 12 नंबर खराब ही होगा। ऐसा नहीं है, वो मित्र भाव में बैठा है, ये नहीं भूलना आप लोगों को, कभी भी नहीं भूलना है। कहता जी अपने से 12 सदैव खराब होगा, वो 12 का काम करेगा, लेकिन 12 के पास क्या सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है? 12 के पास, इनफैक्ट आज के समय पर तो 12 ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। सभी लोगों को फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल से कनेक्शन चाहिए। क्लियर हो गया?
तो जब कभी भी ये 12 में चला जाता है तो जो संतान है इस जातक की, उसका संबंध कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल से आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। कारण, क्योंकि भाई दोनों परम मित्र हैं। एक मेल किंग है और एक फीमेल किंग है, लेकिन कोई भी दोनों में, वो दोनों साथ साथ सदैव रहना चाहते हैं, बड़े बहुत इंजॉय करते हैं। चाहे एक अग्नि तत्व प्रधान है, चाहे जल तत्व प्रधान है, लेकिन दोनों में बड़ा प्रेम है। क्लियर हो गया? तो अपने से 12 बैठने पर भी राशि का बल मिल गया, इस कारण से संतान दूर जाएगी इसकी जातक की, लेकिन सुखी रहेगी। कारण, विदेश में सूर्य को मंगल या फीमेल किंग उसको वेलकम करने के लिए आ गया है। तो ये एक दृष्टि है। हमें जब कभी भी मैं संबंधों की बात करूंगा, हमें ध्यान देना, राशि का बल टटोलना है पहले। राशि आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो बाद में देखिए, वो सब चीजें, अष्टम भाव आ गया है, वो तो छठा भाव आ गया है, वो एक अलग विषय है। हाँ, जहां तक 12वें भाव की बात है, जब शिक्षा का स्वामी अपने से 12 चला जाता है तो शिक्षा का व्यय, क्लियर हो गया, माने जो इसने डिग्री सर्टिफिकेशन किया है उसका एज इट इज इस्तेमाल ये नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि ये क्या चीज बता रहा है, ये सिर्फ बात कर, ये ऐसा जातक ज्यादातर ज्ञान अर्जन की बात करेगा, उसको क्या डिग्री मिली है उसका कोई महत्व वो ज्यादा नहीं देगा। क्लियर हो गया? यहां से प्लैनेट आय को देखता, यहां से प्लैनेट उसके स्टेटस को देख रहा है। क्लियर हो गया? तो ये विद्या ग्रहण पर सदैव ज्यादा रुचि देगा, और जो उसने डिग्री सर्टिफिकेशन किया है उसका ज्यादा उपयोग वो नहीं कर पाएगा। इसको कई दफा हम नेगेटिव भी ले रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव ही ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि मित्र भाव में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? एक मन में थोड़ा सा कसक आती कि यार फिर पढ़ाई उसने वो वाली की क्यों की। क्लियर हो गया? क्योंकि वो तो आज के समाज के स्तर पर हम इसको मानते हैं कि भाई इसका जोर ज्यादा देना था, लेकिन भाई वो पढ़ना चाहता है जिसमें उसका कोर इंटरेस्ट है। समाज क्या कह रहा है उससे उसको कोई खास मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार का बल हम देख सकते हैं। और क्या क्या इसमें, सट्टे से हानि, बच्चों के खर्च भी जाने जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके संतान है। संतानों का व्यय, अगर वो अपने फ्रेंड के यहां बैठा हुआ है तो संतानें जो भी व्यय करेंगी वो सब अंडर कंट्रोल होंगी, प्रसन्नता से खर्च करेंगी। कारण, भाई मैंने बोला ना, राशि का बल उसको मिल गया है, तो फिर इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सट्टे से हानि को भी बताता, अगर ये कोई ऐसा संबंध बन जाता है, एक दूसरे के एनिमी आ जाते हैं, या सूर्य को कोई यहां पर ग्रहण लगा देता है, तो उसको बोलते हैं कि भाई इसका स्वामी यहां गया था, यानी जो व्यय के लिए गया और उसको वहां पर कहीं किडनैप कर लिया गया, या उसको कहीं ग्रहण लगा दिया गया। क्लियर? तो ये बात को आपको समझना है कि वो उसका हेल्थी हाउस होने के बावजूद भी वहां पर शत्रु बैठा हुआ है, और राहु जो शैडो प्लैनेट है वो सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है। तो ये भी हमें, और फिर ये भी जानना जरूरी है कि यहां पर जब बैठे हैं दोनों, कौन ज्यादा बलवती होकर बैठा है। सूर्य ज्यादा बलिष्ठ होकर बैठा है, ज्यादा, उस समय जब जंग लड़नी हो तो फिर मैच्योर डिग्री काम आती है, लेकिन ये हमारा हमारे घर का सुख कम कर देती है। क्लियर हो गया? अभी तो हम इस रिस्पेक्ट से इसको देखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो हमारा भवन है, जब इस प्रकार की कोई कॉम्बिनेशन बनती है कि कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले 2-3 प्लैनेट हमारे 4th हाउस में बैठ जाते हैं, तो हमारे भवन का सुख कम हो जाता है। हमारे जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वहां पर तनातनी बनी रहती है। क्लियर होगा? तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मकान मालिक घर पर है, मकान मालिक का मतलब जैसे चंद्रमा घर पर है और फिर सूर्य यहां बैठा है और सूर्य का कोई शत्रु शनि भी बैठा है, तो भाई मकान मालिक साथ है तो मकान जिसका घर है उसकी ज्यादा चलेगी, सूर्य का बल बढ़ जाता है, शनि का बल घट जाता है। तो इस प्रकार से भी वो दृष्टि भी आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो कहता है भाई मकान में वो लोग काफी लोग रहते हैं, लेकिन द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। भाई सूर्य का शनि शत्रु साथ में बैठा है, या मंगल और शनि साथ में बैठे हुए हैं। क्लियर? हालांकि मंगल और शनि जब कभी भी केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी भी हैं, तो ये राजयोग भी भवन से बन रहा है उसका, लेकिन अपने भवन में जहां हम एक एक मृदु स्वभाव चाहते हैं, सभी लोग शांत होकर बैठे,
वो स्वभाव छिन जाता है अगर इस प्रकार के कंजंक्शन बनते हैं, 3-4 प्लैनेट झगड़े के मूड में बैठे हुए हैं। तो सट्टे से हानि, बच्चों के खर्च, सट्टे से तभी हानि होगी जब यहां का स्वामी आइदर एनिमी हाउस में बैठा है या एनिमी से घिरा हुआ है। क्लियर? और छठे भाव से 11वां भाव माना जाता है। क्लियर हो गया? छठे भाव से 11वां भाव। तो छठा भाव क्या होता है? हमारे मामा, हमारी मौसी, और छठे भाव को हम ऋण भी बोलते हैं, ऋण से लाभ। क्लियर? तो अगर यहां का प्लैनेट यहां पर, जैसे कालपुरुष की कुंडली में देख लें, बुध जो है वो चंद्रमा के भाव में बैठ जाता है। वैसे बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। दूसरा दूसरा ये बात भी ध्यान रखनी है, हमें मुख्य रूप से राशि के स्ट्रक्चर को समझकर ध्यान रखना है। भाई बुध का जब हम कारकत्वों की बात करते हैं तो बुध के कारकत्व काफी हद तक कर्क राशि से मिले जुले प्रतीत होते हैं। जैसे जो मैथुन है, मिथुन राशि, और कन्या, कन्या राशि, तो उसका कर्क राशि के साथ काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है। अगर बुध यहां बैठ जाता है अपने से 11 और साथ में सूर्य भी बैठ जाता है तो बुधादित्य योग बन जाता है। तो फिर बुध का जो भी इस प्रकार का मन था कि नहीं चंद्रमा का घर है, वो वाला पार्ट भी कट गया, उसमें कोई दोष नहीं रह गया। इसका मतलब ऋण से सदा लाभ, ऋण सदैव उतार देगा। क्लियर? और ये भी समझ सकते हैं मामा मौसी से लाभ, विशेष रूप से जातक को उनसे मिलने वाले लाभ की बात करेंगे। अभी हम खाली मामा की बात अगर करते हैं कि मामा को लाभ मिलेगा क्या, देखिए मामा को लाभ मिल रहा है लेकिन उसका आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपकी कुंडली में वो सामान्यता नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको मामा का ही चार्ट देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का संबंध बन रहा है कि भाई मामा मौसी का स्वामी अपने से 11 बैठा हुआ है, हेल्थी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, तो मैं समझ सकते हैं कि भाई उनको जो लाभ मिलेगा उससे आपका भी यश बढ़ेगा। क्लियर? और उसमें आपको अपने चतुर्थ भाव को भी शामिल करना है कि भाई आपका भी जो रियल एस्टेट है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे मामा पक्ष, मौसी पक्ष के लोग भी मदद कर सकते हैं, आपके घर निर्माण में मदद कर सकते हैं। चतुर्थ भाव के जो जो एस्पेक्ट्स हैं वो तो हमें शामिल करने ही करने हैं। ठीक है? और इसमें और क्या चीज देखते हैं, सातवें भाव से दशम भाव। सातवां भाव क्या होता है? जीवन साथी। क्लियर हो गया? हमारा पार्टनर, अगर मेल जातक की है तो ये फीमेल उसका पार्टनर है, कोई महिला जातक की है तो उसका पुरुष पार्टनर। उससे दशम गिनते हैं तो ये उसका सोशल स्टेटस, समाज में किस प्रकार का उसका दबदबा है, समाज में उनकी कैसी उनको माना जाता है, उनका रोजगार किस स्तर का है। अगर इसका स्वामी जैसे यहां पर शुक्र है और शुक्र अपने से 10 यहां बैठ जाता है, बहुत बढ़िया। जो भी हमारा पार्टनर होगा उसका बढ़िया रुतबा होगा, अच्छी जगह वो कार्यरत होंगे, क्योंकि वो कर्क राशि में बैठे हैं। कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, इस प्रकार की जगह वो कार्यरत हो सकते हैं। और शुक्र जैसा जब प्लैनेट यहां बैठ जाता है कर्क राशि में, कर्क राशि का स्ट्रक्चर जो है वो शुक्र का जो नेचुरल उसका जो स्वरूप है, वाहन, लग्जरी, तो कर्क राशि उससे काफी ज्यादा मैच करने वाला पार्ट है। तो उसको ये सब चीजें बाय बर्थ ही मिलती हैं, यानी वाहन का सुख जल्दी मिल जाता है, भवन का बड़ा अच्छा सुख मिलता है। जो शुक्र वाहन और जो शुक्र भवन देगा, निश्चित रूप से वो देखने वाला होगा। जैसे हम नेहरू डायनेस्टी की बात करते हैं तो उनके चार्ट में चतुर्थ भाव में शुक्र का बल देखा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई नेहरू परिवार में उनको बचपन से इस प्रकार के जैसे सर के एन राव जी के बुक्स में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि भाई नेहरू डायनेस्टी करके बुक्स है, तो वहां पर चतुर्थ भाव का बड़ा अच्छा उल्लेख मिलता है कि चतुर्थ भाव क्या क्या चीजें उनको दे रहा है। क्लियर? तो वो भी आप अपने समझ के लिए उस चीज को भी पढ़ सकते हैं, उस चीज को कि अगर शुक्र जैसे प्लैनेट का संबंध आ रहा है और तो आपका जो पार्टनर होगा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, यश बहुत अच्छा होगा। हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग के लिए उसको बहुत अच्छा जाना जाएगा। कर्क राशि में सामान्यतः चतुर्थ भाव में कोई प्लैनेट बैठता है तो उसके अंदर एक हीलिंग पावर भी होती है। यार उनको कोई अगर मालिश, मसाज कर देता है तो वो बड़ी जल्दी क्योर हो जाता है, बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। क्लियर? और इसमें फिर अष्टम से
नवम यानी 8th से 9th अचानक भाग्य वृद्धि और वसीयत, क्योंकि अष्टम भाव क्या बताता है, कहीं ना कहीं अचानक सडननेस की बात करता है। अब इससे अगर गिनेंगे तो ये हो गया अष्टम से नवम, क्लियर। तो ये हमारे वसीयत से भाग्य वृद्धि की बात कर दे, क्लियर। जैसे मान लीजिए इसका प्लैनेट है मंगल, हालांकि मंगल इस राशि में नीच का होता है, क्लियर, लेकिन वो नीच भंग राजयोग में आ जाता है। और अगर मान लो नीच भंग नहीं टूटता उसका, तो क्या होगा, अचानक उसको इस प्रकार के चीजों से कहीं दिक्कत आ जाएगी। उसने सोचा हुआ था कि मुझे कुछ ऐसी जमीन मिलेगी, लेकिन उसका वो नीचत्व भंग नहीं हुआ, तो यहां से जब नवम भाव में वो नीच का होकर बैठा हुआ था, तो आपका जो आपने सोचा था ये जमीन मुझे मिल सकती है, वो आपके हाथ से चली जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान देना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं आपको बार बार बोलूंगा कि किसी भी नीच ग्रह का नीच भंग राजयोग में इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा सुख दे सकता है, जितना राजयोग भी नहीं दे सकता है। क्योंकि हम सुख का अंदाजा कैसे लगा रहे हैं, तुलनात्मक दृष्टि से, क्लियर हो गया। राजयोग एक सामान्य जीवन हमें, माने नॉट सामान्य, हमें शुरू से ही जो जीवन मिला है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम तुलना नहीं कर पा रहे हैं, हम, क्योंकि हमें पता नहीं दुख क्या होता है। लेकिन जहां नीच भंग राजयोग की बात हो या विपरीत राजयोग की बात हो, वहां हम सुख का टेस्ट डेफिनेटली कर पाते हैं, क्योंकि हमें शून्य का पता होता है और हम 100 को भी समझ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका स्वामी अगर नीच होकर बैठा है और नीच भंग नहीं हो रहा है, तो अचानक वसीयत खुलने से या किसी के मरने के बाद जो ऐसा प्राप्तियां होती हैं जमीन से संबंधित, वो आपको पता लगेगा कि भाई वो आपके फेवर में नहीं गया। लेकिन अगर ये प्लैनेट हेल्थी मूड में बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने एक फिलहाल इस मेष लग्न एग्जांपल चार्ट की बात की है, कोई और लग्न आप देख रहे हैं, इसका स्वामी यहाँ हेल्थी मूड में बैठा है, उसको 2-3 फ्रेंड उस पर अच्छी दृष्टि जमाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से उसको वसीयत से अचानक भाग्य का फायदा मिलता है। और स्पेशली क्योंकि उसका संबंध चतुर्थ भाव से आ रहा, उसकी जमीन में बढ़ोतरी हो जाती है, क्लियर। और क्या बोलते हैं इसमें, 9th से 8th है ये, चतुर्थ भाव को हम 9th से 8th मानते हैं। तो पिता की आयु और विरासत, तो ये पिता है, ये क्या है, पिता, पिता से अगर गिनते हैं तो 7-8, पिता के आयु की बात करें या आयु क्षय की बात करें, वो भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। अब मान लीजिए इसका स्वामी इस पर दृष्टि जमाए हैं या इस यहां बैठकर इसको देख रहा है, क्लियर, तो ये भी अच्छा माना जाएगा कि चतुर्थ भाव के साथ तो लंबा जीवन कर रहा है, क्लियर हो गया। और हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब जुपिटर, हम पर्टिकुलर जिस लगन के लिए बात कर रहे हैं, वो लग्नाधिपति जब यहां आता है, दृष्टि तो डाल रहा है वो उच्च की दृष्टि, लेकिन वो वहां नीच का हो जाता है, क्लियर हो गया, डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो उसका डेबिलिटेटेड भी आपको देखना है, क्रॉस वेरीफाई करना है कि भाई वो नीच भंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीच भंग में आ रहा है तो पिता का जीवन बहुत लंबा होगा, और पिता को जो, आपके पिता को जो मिला है उसका भी अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जब कोई प्लैनेट नीच में बैठा होता है तो शुरुआती परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई पिता को वसीयत के रूप में कुछ ज्यादा मिला नहीं है, क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, इसका स्वामी अगर नीच का होकर बैठ गया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई क्योंकि वो यहां से अगर इस प्रकार से संबंध बना रहे हैं, हाँ, अगर वो यहां का प्लैनेट यहां बैठ जाता है, तो फिर हम समझ सकते हैं पिता लॉन्ग लाइफ है, लंबा जीवन उनका है, उच्च का होकर बैठा है आयु भाव में, और उनको वसीयत के रूप में बहुत कुछ मिला है, क्लियर। तो इस प्रकार का संबंध, और भी बहुत कुछ चीजें हम अंगों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। पिता की भाई अष्टम है, तो पिता के कोई इस प्रकार के सर्जरी हुई है कोई एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में, उनमें कोई दिक्कत रहेगी कि नहीं। जैसे ये घर का स्वामी स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, तो अगर कोई ऐसी सर्जरी का समय आता है तो फटाफट वो क्योर हो जाएंगे, क्योंकि ये स्वामी स्वग्रही होकर बैठा है। ये पिता के एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दशम से सप्तम, तो दशम भाव क्या होता है, सहकर्मी, सहकर्मी यानी जो ऑफिस में साथ में काम करते हैं, हमारे साथ में काम करने वाले कोवर्कर्स, उनका लाइफ पार्टनर भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो इस प्रकार का कोई चार्ट
कि भाई आप अपने चार्ट से ही वेरीफाई करें, या आप कोई दफा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको सिर्फ वो बताई नहीं जाती हैं, आपको एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि भाई कई विषय हैं। क्योंकि देखिए डॉक्टर से और माता पिता से, ज्योतिषी से सामान्यतः एकदम सत्य बताना चाहिए, लेकिन कई दफा ऐसा होता है सामने वाला नहीं बताने की स्थिति में है, तो फिर एक एस्ट्रोलॉजर को खुद ही उन चीजों का अंदाजा लगाना पड़ता है, और चाहे वो डिस्क्लोज ना करे, किसी के सामने ना बताए, लेकिन वो खुद अंदाजा लगा के उसी प्रकार की रेमेडी देने का प्रयास करता है। तो ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उसके कोई सहकर्मी, उसके साथ में काम करने वाले कोई व्यक्ति हैं, और उसके पार्टनर का अंदाजा लगाना है। कुछ ऐसा उस पर आरोप लगा है कि भाई ऑफिस में कोई ऐसे दोनों के बीच में संबंध रहे, वो हम यहां से देख सकते हैं कि भाई इसका स्वामी अगर यहां पर कुछ खराब स्थिति में है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी कुंडली आती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो अपयश का कारण भी बन सकता है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये पार्टनर आपका जॉब है, ये और ये आपके साथ काम करने वाले पार्टनर, और ये उसका पार्टनर माने उसका जीवन साथी। तो इस प्रकार से भी कोई ऐसा क्लेश बनता है, लड़ाई झगड़ा बनता है, वो हम यहां से अंदाजा लगा। अगर वो हेल्थी मूड में, इसका स्वामी इससे अच्छा संबंध बना रहा है, स्वगृही ये बैठा है, स्वगृही ये बैठा है, तो किसी प्रकार से भी घबराने की जरूरत नहीं है। कहता जी बेमतलब का आरोप लगाया ये कि भाई ऑफिस में साथ में काम करने वाले जो हमारे उनके घर में कुछ ऐसी दृष्टि मैंने लगा दी, ऐसा आरोप मुझ पर लगा है। कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आपके ये दोनों हाउसेस बहुत अच्छे हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट इज हम 11वें भाव से छठा मानते हैं चतुर्थ भाव को। तो 11वां भाव क्या होता है? मित्र, बड़े भाई के शत्रु और ऋण। तो ये हमारे बड़े भाई, क्लियर। और इसमें हम अपने मित्रों को, जो बेस्ट फ्रेंड, उनको भी शामिल करते हैं, तो उससे अगर गिनते हैं तो ये छठा भाव। तो कोई ऐसे बड़े भाई, बड़ी बहन को कोई बड़ी बीमारियां ऐसी हैं, और वो हम यहाँ से अंदाजा लगाते हैं। उनको कोई ऋण परेशान कर रहा है, उनको कभी भी ऋण परेशान नहीं करेगा अगर इस घर का स्वामी एक्सेल्ड किया हुआ है, स्वग्रही है, फ्रेंड के यहाँ बैठा हुआ है, तो वो परेशान नहीं करेगा। क्लियर। अगर इस प्रकार का कोई आता है कि सर मेरे बड़े भाई का कर्ज उतरेगा कि नहीं उतरेगा, आपने देखा संबंध अच्छा आ रहा है, बिल्कुल उतर जाएगा, आप परेशान ना हो। और अगर कहीं वो शनि यहां बैठा हुआ है, शनि के साथ में सूर्य बैठा हुआ है, तो फिर वो पीड़ित अवस्था में है, झगड़े के मूड में है, तो फिर आप बोलेंगे भाई उसको समय लगेगा। और क्योंकि जो शनि है वो सूर्य के साथ झगड़े के मूड में है, और अगर इस प्रकार की कोई अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो हमें वेट करना होगा जब तक वो जो प्लैनेट इससे संबंध बना रहा है वो ठीक स्थिति में नहीं आ जाता, या उसकी प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा चली नहीं जाती है। बात करते हैं 12वें भाव से 5वां भाव भी है। तो विदेशी गुप्त शत्रुओं के संतान और सट्टा, ये क्या है? विदेशी। तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि 12वां भाव को एक नेगेटिव मानकर नहीं देखना है कि भाई नेगेटिव ही होता है, ये तो नहीं। जो गुप्त शत्रु वाली बात है वो तभी लागू होगी जब 12वें भाव का स्वामी कहीं बुरी स्थिति में है। और भाई जैसे मेष लग्न में कि ये विशेषता है कि भाई उसको 12वें भाव में जो प्लैनेट मिला है वो स्वभाव से ही बेनिफिक है, सभी का भला करने वाला। और गुरु अगर कहीं बली अवस्था में है तो फिर आपके चारों ओर जो व्यक्ति होंगे वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, कोई षड्यंत्रकारी नहीं होंगे आपके आसपास, अच्छे व्यक्ति होंगे। तो जो भी दूसरी कास्ट के लोग हैं, इसको नॉट ओनली फॉरेन लैंड माना जाता है, इसको इंटरकास्ट पीपल भी माना जाता है, जो मेरे या कह सकते हैं मेरी संस्कृति से जिसका कोई लेना देना नहीं है। भैया हो सकता है आपका जन्म इस्लाम को मानने वाले घर में हुआ है, आपके पड़ोस में कोई क्रिश्चियन फैमिली रहती है, आपके पड़ोस में कोई सनातन फैमिली रहती है, हिंदू फैमिली रहती है, कोई सिख धर्म मानने वाले लोग हैं, तो आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर इसका स्वामी अच्छी स्थिति में है। और उनके विदेशियों के, दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के
संतानों के बारे में अंदाजा आप अपने चतुर्थ भाव से लगाते हैं। क्लियर हो गया? इस प्रकार की कोई प्रश्न कुंडली आपके पास आती है तो फिर आप इस प्रकार से देखेंगे कि भाई विदेशी गुप्त शत्रु के संतान और सट्टा, उन्होंने कोई इस प्रकार का लगाया था सट्टा, भी आपके कोई नेबर फ्रेंड है, आपके कास्ट के नहीं है, दूसरे कास्ट के हैं, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, मैंने बोला फास्ट फ्रेंड है, तो आप इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं अपनी कुंडली से भी कि भाई हाँ ऐसी स्थिति बनती है। इसको बार बार जब आप चलते फिरते क्रॉस वेरीफाई करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो जो बल है वो निकल जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको सभी को विनम्र होकर बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ पंचम भाव नहीं है, ज्योतिष विद्या पंचम भाव नहीं है, ज्योतिष विद्या चतुर्थ भाव भी है और द्वितीय भाव भी है। इसका इनफैक्ट नवम भाव से भी कोई ज्यादा संबंध नहीं है। क्लियर हो गया? जहां हम हायर एजुकेशन देख रहे हैं, और क्योंकि जब तक आप पर मेहरबान नहीं होता है, यानी जहां हम बात कर रहे हैं कि उस चीज का मुझे क्योंकि इसको हम हृदय की बात करते हैं, जैसे जब कोई आत्मकारक ग्रह यहां बैठता है तो उसको ध्यान लगाना बड़ा सरल हो जाता है। भाई जहां जैमिनी पद्धति है, जब सबसे ज्यादा डिग्री का प्लैनेट यहां बैठ जाता है तो बड़ा सरल हो जाता है। कई ऐसे अलग अलग पंथ की स्थापना करने वाले गुरुओं का आत्मकारक या कहें चतुर्थ भाव बहुत बली रहा। क्लियर हो गया? चतुर्थ भाव बहुत बली रहा या आत्मकारक चतुर्थ भाव में बैठा था, तो ध्यान लगाते तो हम अपने हृदय के स्पंदन को ही सुनना चाहते हैं। तो ध्यान रखना है, ज्योतिष सच में अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये डिग्री का विषय नहीं है, ये तो ईश्वरी कृपा का विषय है। और ये ईश्वरी कृपा तभी होगी जब अपने हृदय के स्पंदन को हम सुनेंगे। क्लियर हो गया? हृदय की धड़कनों को हम सुनेंगे। और ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि सिर्फ हृदय की धड़कनों को कौन सुनता है, लेकिन योग में ये भी एक पार्ट होता है कि भाई जब हम अंदर जाते हैं अपने आंख बंद कर, तो हमें हृदय के स्पंदन सुनाई देने लग जाते हैं, तो वो बहुत करीब है, मतलब आप वो ईश्वरी कृपा के। सिर्फ ज्ञान को डिलीवर करने का नहीं है कि भाई हमने कुछ बुक्स पढ़ ली ज्ञान मिल गया, नहीं। उस समय पर भगवान, क्योंकि एक एक भाव से कई कई विषय जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर आपकी बुद्धि में वो सही विषय डालेगा कि नहीं डालेगा, वो तभी तय होगा जब आप मग्न होंगे और परम सुख की कामना करेंगे और वाणी सिद्धि के लिए ट्राई करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। और हम इसमें चतुर्थ भाव के साथ क्या देख सकते हैं, ये तो है ही, इसमें हम ऑलरेडी पहले ही बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं। क्लियर हो गया? पहले से चौथा, तो सुख, परमानंद, हृदय, जमीन, वाहन, मंत्रिमंडल, कोई ऐसा मंत्रिमंडल की बात करनी है चतुर्थ भाव से देखते हैं। और कोई आपको ऐसे जल संबंधी कोई चैरिटी करनी है, चतुर्थ भाव कमजोर है तो जल लोगों को पिलाना चाहिए, ये सब चीजें चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं। या चंद्रमा कमजोर है क्योंकि वो नेचुरल चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो भी हमें पानी से संबंधित सेवाएं करनी चाहिए। कोई ऐसा टंकी लगाना, लोगों को जलपान कराना, ऐसे, और फ्रूट जूस पिलाना। क्लियर? तो ये सब चीजें ध्यान रखना धर्म के दायरे में रहकर। फिर हम इसमें और क्योंकि देखिए कई दफा हम कुछ ऐसी बात भी बोलते हैं, हमें लगता है कि सामने वाले को पसंद नहीं आई, लेकिन फैक्ट जो सच्चाई उसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, सिर्फ ये वो मत समझिए कि भाई मेरे मन मुताबिक कोई लेक्चर डिलीवर होना चाहिए। क्लियर? ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का व्यसन, किसी भी प्रकार का ड्रग अगर अपने शरीर के सुख के लिए लेते हैं तो गलत तो है ही। तो कोशिश यही करें, हाँ देश काल परिस्थिति के अनुसार से, कहीं हम यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, बहुत ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, तो उस ग्लूकोज को जब हम दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं और उसको उसमें फर्मेंटेशन करके उसमें अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, उसको लिया जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर सिर्फ आनंद के लिए उसको लिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं जिसके जीवन में तप नहीं है वो ये ना समझे कभी भी कि उसको ये बल मिल जाएगा। तप तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा। तो भीष्म जैसा कोई भी शस्त्र चलाना सीख सकता है, लेकिन भीष्म के पास एक ऐसी चीज है जो वो सीखने का विषय नहीं है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, जो मृत्यु मेरे बस में है वो तभी हो सकता है जब हम बाहर और भीतर से पूरी तरह ब्रह्मचर्य को धारण कर रहे हैं।
तो इसलिए वो ध्यान रखना है कि तप का बहुत ज़्यादा मूल्य है, वो प्राइसलेस है। आप चाहते हैं कि कभी भी आपका यश समाज में कम ना हो, आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी आपको लोग नीचा ना दिखाएं, तो आप निरंतर जीवन में तप करें। अब तप अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। जो तपस्वी है, वो संसार में लोक भी और परलोक भी दोनों सुधार लेगा। इसमें और क्या चीज है? दूसरे भाव से तीसरा भाव, पारिवारिक पहल, छोटी यात्रा, धन पराक्रम। क्लियर होगा? दूसरा भाव क्या होता है हमारा? कुटुंब, परिवार, ऐसी कोई बड़ी यात्राएं आप करने वाले हैं। आपको पता लगा अभी चंद्रमा की महादशा लग रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा, कहता है भी अब आप फैमिली के साथ बड़ी बड़ी जगह घूमेंगे और बहुत बढ़िया आनंद से जीवन बिताएंगे। या इसका स्वामी 1 2 3, इसका स्वामी अपने से 3 में होकर बैठा है, इसको बोलते हैं धन पराक्रम। धन का शो ऑफ करना। क्लियर हो गया? अपने धन का पराक्रम रूप में इस्तेमाल करना, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? और छोटी यात्राएं परिवार की, वो देख सकते हैं। तो वो सब चीजें, पारिवारिक पहल, पहले यानी हमने कोई इनिशिएटिव लिए हैं, फैमिली इनिशिएटिव, कुछ बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं पूरी फैमिली के लिए, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि भाई हमने कुछ रियल एस्टेट में सभी के लिए कुछ ऐसा इन्वेस्ट किया है, प्लान किया है। तो ये सब चीजें भी हम दूसरे भाव के साथ अगर चतुर्थ का संबंध बन रहा है तो जीवन में बहुत अच्छा उसको हासिल कर पाएंगे। थर्ड से सेकंड, तीसरे भाव से ये दूसरा भाव, तो सहोदर, सहोदर यानी हमारे बराबरी के भाई बहन या छोटे भाई बहन, पड़ोसी का परिवार, धन, भोजन। क्लियर होगा? परिवार यानी उसका कुटुंब, भाई का धन, भाई का कुटुंब। अगर आपके चार्ट में ये बल है, ये भाई का भाव, छोटे भाई का या सहोदर बराबर उम्र का, उसका स्वामी अपने से 2 होकर बैठा हुआ, तो अच्छी जगह बैठा हुआ है। अब इसमें यह बात भी ध्यान रखनी है, वो आपके घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब आप जो भी भवन बनाएंगे उसमें छोटे भाई का पूर्ण सहयोग रहेगा। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है, अपने से 2 होकर बैठा हुआ है। तो कई दफा दिमाग में ये भी आ जाता है कि भाई सर, अगर गिनते हैं ये भाव, इससे 12 है तो 12वें भाव का स्वामी यहाँ पर आ रहा है, तो वो वाला पार्ट भी तो नेगेटिव दिखाई देता है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि भाई इस भाव के लिए वो पार्ट बहुत अच्छा। अगर हम चंद्रमा को अपने से 12 बिठाते हैं, वो थोड़ा सा नेगेटिव जान पड़ता है कि भाई घर का स्वामी छोटी छोटी यात्राओं में व्यस्त है। लेकिन अगर इसका स्वामी यहां आ रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा माना जाएगा। इनका घर भवन अच्छा होगा, बड़ा होगा, उसमें छोटे भाई बहन साथ रह भी सकते हैं और उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। क्लियर? तो ये हमने प्रयास किया। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं, ये कुछ विषय हैं, ऐसे हजारों विषय हैं जो हम अलग अलग भावों से अंगों के भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप इस कलेक्शन को बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे फल करना आसान हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके फलित में और ज़्यादा एक्यूरेसी आए तो इस कलेक्शन को अपने पास रखिए और इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे कुंडली देखते ही आपको वो चीज़ें कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, सभी के पास ये जो मैं बता रहा हूं कुछ नया नहीं, सबके पास है। क्या चीज नहीं हो पा रही है वो आप ध्यान रखिए कि हम ईश्वरीय कृपा के हम उसके बिना, उस कृपा के बिना ये ज्ञान नहीं सीख सकते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा, इनफैक्ट ये तो मैं सिर्फ एक ज्योतिष उस प्रकार के बता रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने विज्ञान में भी बड़े बड़े आविष्कार किए हैं उनमें भी ईश्वर ने उनकी बुद्धि में वैसा वो विचार डाला। चाहे उसको हम केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड्स की खोज बोलें या बड़े बड़े ऐसे आविष्कार हैं जो बिना ईश्वरीय मदद के वो वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में आ ही नहीं सकता था। तो इसलिए ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ईश्वरीय कृपा के सदा अपने आप को समझना चाहिए कि सर हमें ईश्वर की कृपा तो हमारे पास है नहीं, हम उसके लिए हम अगर बैगिंग करें, जैसे हमने कहा कि भाई बैगिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम किस दृष्टि में अपने आप को बैगिंग कर रहे हैं या हम भिखारी हैं, किस लिए? हम कृपा के भिखारी हैं। अगर ईश्वर हम पर कृपा कर दे तो फिर ये ज्ञान हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।